नमस्कार। फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है न्यू एनसीईआरटी सीरीज कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान भारत और उसके आगे। इस विशेष कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका विषय वस्तु है वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही आपको पता चले कि पूरी दुनिया से पैसा गायब हो गए हैं, ना नोट, ना सिक्के, ना यूपीआई, ना ही एटीएम, तब आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे खरीदेंगे? थोड़ा सोचिए। यही सवाल हमें आज के अध्याय तक लेकर जाता है। बहुत समय पहले जब पैसे नहीं होते थे तब लोग अपनी ज़रूरतों की वस्तुएं एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करके प्राप्त करते थे। इसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम कहा जाता है। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी या कैसे काम करती थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और अंततः मुद्रा यानी मनी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो आई होप आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे, क्योंकि आज हम इस पूरे अध्याय को बहुत ही आसान भाषा, रोचक उदाहरणों और दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। उससे पहले जो भी दोस्त हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका प्रोत्साहन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इससे हमें और भी वीडियो बनाने में सहायता मिलती है। तो आइए बिना समय गंवाए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। वस्तु विनिमय से मुद्रा तक, अध्याय 11। मुद्रा का महत्व तो इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। किसने कहा? जॉन मेनार्ड कीन्स 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। इनका जो कोटेशन है आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जब भी कभी अर्थशास्त्र विषय पर लिखने को आए या मुद्रा पर, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नावली देख लेते हैं जिस प्रश्न के माध्यम से हम इस अध्याय को समझेंगे। पहला क्या है? मुद्रा प्रचलन से पहले विनिमय कैसे होता था? दूसरा है मुद्रा प्रचलन में क्यों आई? तीसरा है समय के साथ मुद्रा विभिन्न रूपों में कैसे परिवर्तित हुई। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे इस अध्याय में। पिछली कक्षा में आपने अतीत के चित्रपट विषय में पढ़ा था कि लोग किस प्रकार की फसलें उगाते थे, जैसे अनाज या वे कार्नेलियन के मनके जैसी वस्तुएं कैसे बनाते थे। आपके विचार में इन वस्तुओं का विनिमय आपकी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए कैसे करते होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोग अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए करते थे। इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम कहते हैं। यह कैसे संचालित होती है, कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक पेंसिल की आवश्यकता हो और आपके पास एक अतिरिक्त रबड़ है। इसी बीच पता चलता है कि आपका सहपाठी रबड़ लाना भूल गया है, किंतु उसके पास अतिरिक्त पेंसिल है। ऐसे में आप अपने अतिरिक्त रबर का विनिमय अपने सहपाठी यानी जो क्लासमेट है उससे करेंगे कि सहपाठी की अतिरिक्त पेंसिल के साथ कर सकते हैं। अगर उसके पास 2 पेंसिल है, आपके पास पेंसिल रबड़ है,
ठीक है, और आपके पास एक अतिरिक्त रबड़ भी है। क्या इससे आपकी और आपके सहपाठी की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली संचालित होती है। ठीक है, कि इनके पास क्या है, एक के पास अतिरिक्त रबड़ है, एक के पास अतिरिक्त पेंसिल है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। क्या है? यह मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुद्रा का प्रयोग किए बिना है। ठीक है, वस्तुओं के जैसे ये पेंसिल और रबड़ के बीच आदान प्रदान देखा गया। ठीक है, दो सहपाठियों के बीच रबड़ और पेंसिल का आदान प्रदान, तो इसी तरीके से यही प्रणाली है बार्टर सिस्टम। लेन देन एक शब्द है, इसे समझ लेते। लेन देन लोगों के बीच विशेष रूप से क्रय और विक्रय से संबंधित किया गया व्यवसाय। इस तरीके से रबड़ और पेंसिल का लेन देन हुआ। आज हम वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सिक्कों और नोटों का क्या है, प्रयोग करते हैं। लोग इस तरह के लेन देन के लिए अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर का भी क्या है, प्रयोग करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन का सबसे क्या है, प्रारंभिक रूप था। ध्यान दीजिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, लेन देन का सबसे प्रारंभिक रूप था। इसके विश्व में कई प्रमाण मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय लोग विनिमय के लिए कौड़ी, ठीक है, कवच, नमक, चाय पत्ती, तंबाकू, कपड़ा, पशुधन में जैसे गाय, बकरी, घोड़े, भेड़ आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेन देन में यानी बार्टर सिस्टम में इन सब का प्रयोग करते थे। कौड़ी, कवच, नमक, चाय पत्ती, तंबाकू। आज तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी गांव वगैरह में देखने को इस तरीके का मिल जाता है कि गेहूं बेच करके चाय पत्ती लाई गई दुकान से। तो ये वही सिस्टम है। एक शब्द है वस्तुएं, समझ लेते हैं। वस्तुएं व्यापार योग्य उत्पाद या वस्तुएं जो क्रय या विक्रय की जा सकती हैं। ठीक है, उसे वस्तु कहते हैं, जैसे ये सारी चीजें। मुद्रा क्या है, यह भी समझ लेते हैं। एक सामान्य साधन या माध्यम जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है तथा जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान करने या प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पैसा है, सभी को स्वीकार है। ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पैसा ही देते हैं इलाज के बदले, तो मुद्रा कहलाती। ठीक है, चित्र 11.21 में देखते हैं। पाषाण मुद्रा या पत्थर की मुद्रा, चट्टान की वृहद डिस्क जिसे राई पत्थर कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया देश में स्थित याप द्वीप में मुद्रा के रूप में किया जाता था। ठीक है, ये भी देखिए, ये मुद्रा है, पैसा, बड़ा सा पत्थर। चित्र 11.22 में देखते हैं। एस्टेक तांबे का तजार्डो, स्पेनी भाषा में इसका अर्थ काटने वाला चाकू। ठीक है, यह मध्य मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की मुद्रा थी। कहाँ पर? मध्य मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। ये क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया में स्थित याप द्वीप से प्राप्त है। ठीक है, ये और ये मध्य अमेरिका मैक्सिको के बीच कुछ इस तरीके का। चित्र 11.23 में देखते हैं। सोलोमन द्वीप पर तेवाऊ पक्षियों के पंख से बनी लाल पंख की कुंडली का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। ठीक है, ये है मुद्रा के रूप में। आज हम लोग मुद्रा के रूप में नोट और सिक्के का प्रयोग करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों है, यह हम जानेंगे। तो कहानी के माध्यम से देखते हैं। दवाएं, स्वेटर, जूते, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप एक क्या है, किसान हैं आप, और जहां आप रहते हैं वहां लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे एक जोड़ी नए जूते, एक स्वेटर, अपनी दादी के लिए दवाइयाँ, परंतु आपके पास देने के लिए केवल एक बैल है, ठीक है। ये इस बैल का विनिमय करके आप कैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न लोगों एवं स्थानों से प्राप्त करेंगे। प्रश्न है, इसमें आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे बैल की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। पुराने टाइम में ऐसा ही होता था। बैल को केवल एक जोड़ी जूतों के लिए बदलना संभवतः उचित विनिमय नहीं होगा। भाई बैल की कॉस्ट कुछ और होगी, जूते की कॉस्ट कुछ और होगी, ठीक है। आपको इसके लिए बहुत सारे विनिमयों या आदान प्रदान श्रृंखला से गुजरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आपको बैल के बदले कई बोरे गेहूं दे सके, यानी ढेर सारा अनाज। अगर जब मुद्रा नहीं था तो कुछ ऐसे ही तरीके से होता था। फिर आपको वह सारा गेहूं कई स्थानों पर ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो जूतों के बदले गेहूं का कुछ भाग लेने को तैयार हो, ठीक है। मतलब हम बैल बेचने के बाद हमें गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं ढेर सारा है, तो कुछ गेहूं का भाग दे करके हम जूते खरीदेंगे। इस तरीके से आगे देखते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति स्वेटर के लिए तथा अन्य कोई और दवाइयों के लिए, ठीक है। अलग अलग जगह हमें जूते वाली दुकान पे जूते के लिए जाना पड़ेगा, जो स्वेटर बेचता होगा उसके पास जाना पड़ेगा, जो दवाई बेचता होगा उसके पास जाना पड़ेगा। मतलब 3 अलग अलग लोग हैं। तथा अन्य कोई की दवाइयाँ। हर लेन देन में यह तय करना कठिन होगा कि जूते या स्वेटर के बदले गेहूं की कितनी मात्रा उचित रहेगी, यानी कितना हम गेहूं लेकर के जाएं कि हम उससे जूते, स्वेटर और दवाइयाँ प्राप्त कर सकें। दोनों पक्षों को तैयार करने के लिए लंबी बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। बैल, जूते की दुकान, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। आपको बचे हुए गेहूं के बोरे उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रखने पड़ेंगे जहां उसका सुरक्षित भंडारण किया जा सके। यानी एक बोरा दे करके कुछ, यहाँ देखिए ज़्यादा इनके पास हैं, ये बैल बेचने के बदले इतने सारे गट्ठर गेहूं मिले, तो इन्हें इतना दवा, स्वेटर, जूते खरीदने थे। अब ये इतने सारे गेहूं लेकर के चले, ठीक है। यहाँ से इन्होंने जूते खरीदे, ये सब लिया, ठीक है, बैल के बदले। अब कुछ गेहूं तो भाई बच गए होंगे, सारे तो बेचे नहीं होंगे, क्योंकि जो है जूते और दवाइयों का विनिमय जो है कुछ अलग रहा होगा। तो अब बचे गेहूं के बोरे उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रखने पड़ेंगे जहां उसका सुरक्षित भंडारण किया जा सके, यानी सुरक्षित रखा जा सके। अगली बार जब आपको कुछ खरीदना होगा तो फिर से गेहूं के बोरे को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जब मान लो दवा या दूध वगैरह खरीदने जाएं तो फिर से गेहूं के बदले देकर लाएंगे। आगे देखते हैं। ऊपर दी गई स्थिति को आप
उस स्थिति में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सी। पहली बात तो यहाँ हमें समस्या आई व्यक्ति खोजने में कि जो इस बैल को खरीद सके और जिसके पास इतने गेहूं हो। ठीक है, पहली समस्या। दूसरी समस्या है यह तय करने में कि हमें जूते के लिए कितने गेहूं देने पड़ेंगे, स्वेटर के लिए कितने किलो गेहूं देने पड़ेंगे, दवा के लिए कितने किलो गेहूं देने पड़ेंगे, या ज्ञात नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। कल्पना कीजिए कि किसान की कहानी में वह कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेता है जो उसके बैल के बदले उसे एक जोड़ी नए जूते, एक स्वेटर और दवाइयाँ देने को तैयार हो गया। क्या आप सोचते हैं कि ऐसी स्थिति आसानी से बन सकती है? नहीं भाई, आसानी से ऐसे व्यक्ति को भाई जो सारी चीज़ें एक जगह दे दे। ठीक किसान की तरह वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर व्यक्तियों को अपने क्या है दैनिक जीवन में विनिमय करने में अनेक समस्याओं का क्या है सामना करना पड़ता था। भाई जूते वाला ही जूते बनाएगा, स्वेटर कपड़े बेचने वाला स्वेटर बेचेगा, दवा बेचने वाला दवा बेचे। एक व्यक्ति कैसे इतनी सारी चीज़ें दे सकता है? यहीं से आप थोड़ा सोचिए। तो क्या है दैनिक जीवन में बहुत समस्या आती थी। उन्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता होगा जो ठीक वही वस्तु चाहता जिसे वे देना चाहते हैं और बदले में वह व्यक्ति ठीक वही वस्तु दे सके जिसकी उन्हें आवश्यकता हो। ठीक है, इस स्थिति को आवश्यकताओं का द्विसंयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ आया कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है। आई होप समझ आ गया होगा कि जिसे वे देना चाहते हो ठीक वही वस्तु चाहता हो जिसे वे देना चाहते हैं और बदले में वह व्यक्ति ठीक वही वस्तु दे सके जिनकी उन्हें आवश्यकता हो। इसी स्थिति को क्या है आवश्यकताओं का द्विसंयोग कहा जाता है। अगर मान लें, आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लें कि दो व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुएं चाहते हैं और विनिमय के लिए तैयार भी हों तो भी अन्य समस्याएं आ सकती हैं, जैसे गेहूं का उतनी मात्रा में इधर उधर ले जाना, बैल का दर दर लेकर के घूमना। ठीक है, उदाहरण के लिए यह तय करना कि कितने अनुपात में दोनों वस्तुओं का विनिमय किया जाए। ऐसे मामलों में एक वस्तु के मूल्य की तुलना दूसरी वस्तु के मूल्य से करना कठिन हो जाता है। जैसे स्वेटर के बदले हम कितना गेहूं दें, जूते के बदले हम कितना गेहूं दें। ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति को लगता है कि यह विनिमय उसके लिए लाभकारी नहीं है तो वह विनिमय में रुचि नहीं रखेगा। किसी को लगता है कि भाई मेरे लिए फायदे का चीज़ नहीं है तो वह विनिमय नहीं करेगा। इसी कारण या इसका कारण यह है कि वहाँ मूल्य का कोई सामान्य मानक मापक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवश्यकताओं का द्विसंयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यह एक आर्थिक अवधारणा है जो उस स्थिति को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु होती है जिसकी दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता है और वे इसे सीधे विनिमय कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल्य का समान, एक मिनट, मूल्य का समान मानक माप यानी कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू समझते हैं क्या है। यह मूल्य का एक ऐसा मानक माप है जिस पर सभी सहमत होते हैं। यह लेन देन में सहायक होता है और वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को अर्थव्यवस्था में क्या है निर्धारित करता है।
विभाज्यता समझते हैं, ठीक है, यानी डिविजिबिलिटी। किसी वस्तु या सामग्री की वह क्षमता जिसे वह टुकड़ों या भागों में क्या है, विभाजित करती है, ठीक है। सुव्यवहार्यता क्या है, यानी पोर्टेबिलिटी। किसी वस्तु या सामग्री को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की समर्थता, यानी अभी क्या है, हम पैसे 1000 रुपये अगर जेब में रखें तो हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, लेकिन अगर 1 कुंतल गेहूं है तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, हमें उसके लिए रिक्शा करना पड़ेगा। तो यही है पोर्टेबिलिटी। आगे देखते हैं, उपयुक्त उदाहरण में आवश्यकताओं के द्विसंयोग के क्या दृष्टांत हैं। उपयुक्त स्थिति में वे कौन से मामले हैं जहां आपको मूल्य के सामान्य मानक माप की कमी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जैसे जूते खरीदने के लिए कितने गेहूं दें, यहाँ सामना करना पड़ा स्वेटर के लिए और दवा के लिए कि कितने किलो गेहूं दें, ठीक है, इस तरीके की समस्या आई। आप बैल का कुछ हिस्सा स्वेटर के लिए विनिमय नहीं कर सकते, भाई बैल जीवित चीज है, या विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी की समस्या है। बैल को सभी स्थानों पर ले जाना क्या है, कठिन है, या सुव्यवस्था की समस्या है, यानी पोर्टेबिलिटी की समस्या है। आप गेहूं के बदले बैल का विनिमय करके कुछ हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, किंतु गेहूं को अधिक समय तक क्या संग्रहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गेहूं या तो सड़ सकता है या चूहे खा सकते हैं, या इस तरह का टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लंबे समय तक भाई गेहूं घुन सकता है, सड़ सकता है, कोई आपदा आ जाए तो भी, बाढ़ का पानी आ जाए, घर में पानी घुस जाए तो भी सड़ सकते हैं, तो हम क्या है लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं रख सकते हैं, टिकाऊपन की उसमें समस्या आएगी। ऐसे कुछ उपाय सुझाइए जिससे मुद्रा के प्रयोग द्वारा किसान की स्थिति को सरल बनाया जा सके, ठीक है। अभी क्या है, जब गेहूं, अभी क्या है, पैसा रखते हैं हम लोग, पैसा थोड़ी सड़ता है, सिक्का थोड़ी सड़ता है, नोट थोड़ी सड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कुछ ऐसी घटना घटे, जल सकता है, लेकिन इस तरीके की समस्या आसानी से एक जगह स्टोर किया जा सकता है, अटैची में, पॉकेट में, ठीक है, मोबाइल में, बैंक में। लेकिन गेहूं का क्या है, एक स्थान पर उसको संरक्षित करना पड़ता है और तमाम समस्याएं क्या है उत्पन्न होती हैं। तो कुछ उपाय बताइए जिससे मुद्रा के प्रयोग द्वारा किसान की स्थिति को सरल बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुद्रा ने संपूर्ण विश्व में पारंपरिक वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है, जो बार्टर सिस्टम था, परंतु आज भी कुछ स्थानों पर इस प्रणाली का क्या है प्रचलन है, जिसमें उनमें से एक है जोन बोल मेला, यानी असमी भाषा में जोन का अर्थ है चांद और बोल का अर्थ है आर्द्र भूमि होता है, यानी वेटलैंड, जो असम के मोरी गांव जिले में एक 3 दिवसीय वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक मेला है। रोचक बात यह है कि यह मेला अग्नि पूजा से प्रारंभ होता है, जिसे सार्वभौमिक कल्याण हेतु प्रार्थना की जाती है, जिसमें, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बार्टर सिस्टम चलता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त होता है, ठीक है। ये कुछ हाथ में अरवी है, अरवी के बदले क्या है आटा प्राप्त किया जा रहा है, यहाँ पर अभी प्रचलित है। आगे देखते हैं। 15वीं शताब्दी के आरंभ में असम और मेघालय की तिवा, कार्बी, खासी और जैंतिया जनजातियों के समुदायों
कि प्रमुख प्रतिवर्ष राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए एकत्रित होते हैं। इन जनजातियों के सदस्यों द्वारा इस आयोजन के समय एकत्रित होने के कारण इस आयोजन ने मेले का रूप ले लिया। यहाँ लोग अपने उत्पादों को लाकर एक दूसरे के उत्पादों के साथ विनिमय करने लगे। यह आज भी महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रातःकाल ही शुरू हो जाता है, जिसमें स्थानीय उत्पाद जैसे कंदमूल, सब्जियाँ, फल, जड़ी बूटियाँ, मसालों का लेन देन होता है। मेले में हस्तनिर्मित वस्तुएं और कलाकृतियाँ भी देखने को क्या है मिलती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कहाँ, असम और मेघालय। ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्या है, बार्टर सिस्टम का यूज हो रहा है। ठीक है, हल्दी के बदले मछली प्राप्त करना है ना। अच्छा है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। मान लो हमारे पास गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारे पास 10 बोरी गेहूं है और हमारा खर्च है मतलब 4 बोरी गेहूं ही हम साल भर में खा पाएंगे, तो हमारे पास 6 बस्ता है, 6 बोरी गेहूं, तो हम उसके माध्यम से अन्य वस्तुएं जैसे चावल प्राप्त करना हो, हल्दी प्राप्त करना हो, चीनी प्राप्त करना, वो कर सकते हैं। तो इस तरीके पुराने टाइम में ऐसे होता था और हर देश में लगभग होता था। अब पैसा आ गया है, ठीक है, अब डॉलर आ गया है, रुपया आ गया है, तो हम उसके माध्यम से विनिमय करते हैं। आगे देखते हैं। इन वस्तुओं का प्रायः देश के मैदानी क्षेत्रों से आए व्यक्तियों द्वारा निर्मित चावल के पीठा यानी राइस केक और अन्य खाद्य वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान किया जाता है, जिन्हें पहाड़ी स्थानों पर उगाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो बाहर से भी चीज़ें जाती हैं जो पहाड़ी स्थानों पर नहीं, उसका भी क्या है विनिमय किया जाता है। आगे देखते हैं, बहुत रोचक है यह अध्याय। बहुत लोग बार्टर सिस्टम को नहीं जानते थे कि पहले ऐसा होता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी ऐसा देखा ही नहीं। बहुत पहले ऐसा होता था गांव में, अभी कहीं कहीं होता है बहुत पिछड़े एरिया में, जहाँ चावल के बदले कुछ लोग भूजा भूनने का कार्य करती हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा चावल दे दिया तो उन्होंने वो कार्य कर दिया। कुछ महिलाएं हैं जैसे गेहूं वगैरह साफ़ करने का काम करती हैं, तो वो जैसे 5 किलो गेहूं साफ़ करने के लिए लेती हैं। अगर वो 1 कुंतल गेहूं साफ़ करें तो 5 किलो गेहूं ले जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से तो बिना पैसे के लेन देन के सामान से ही उनकी मजदूरी दे दी जाती है। आगे पढ़ते हैं, वस्तु विनिमय। ऐसे मनोरंजन क्लब की कल्पना कीजिए जहां आप मित्रों के साथ अपनी पुरानी पुस्तकें बदल सकें। यहाँ कहानियों का एक खजाना ढूंढने जैसा है। आप अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों के बदले पुस्तकों के बड़े संग्रह से नई पुस्तक चुन सकेंगे। पुस्तक विनिमय की बात हो रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप अपनी जंगल की रोमांचक कहानी की पुस्तक को किसी मित्र की रहस्यमयी कहानी की पुस्तक से बदल सकते हैं। ठीक है, यह बिना कोई मुद्रा व्यय किए नई पुस्तक पढ़ने का एक रोचक तरीका है। यानी उसके पास अगर कोई किताब है तो उसकी हमने ले ली, हमारे पास कोई कहानी की किताब हमने दे दी, तो इस माध्यम से हमने उस किताब को बिना खरीदे ही पढ़ लिया, अपनी किताब देकर उसे और उसकी किताब लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस कहानी के माध्यम की पुस्तक विनिमय भी होता है। पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन लेना, इसका एक आम उदाहरण है। यहाँ परंपरा जो है वर्षों से चली आ रही है, और इस व्यवस्था में एक विक्रेता घर घर जाता है और परिवार वालों को उनके पुराने उपयोग किए गए कपड़ों के बदले में नए बर्तन अथवा अन्य घरेलू सामान देता है। ये अभी भी होता है, बहुत जगह देखने को मिलता है। ठीक है,
यह विनिमय दोनों पक्षों के लिए क्या है, लाभदायक है। इस तरह परिवार से क्या अनावश्यक वस्तुएं चली जाती हैं, जो कपड़े बेकार हो गए हैं, पहनने लायक नहीं है, ठीक है, उसको दे देते हैं और उसके बदले में विक्रेता को ऐसी वस्तु मिल जाती है जिससे वह फिर से बेच सकता है और पुनः प्रयुक्त कर सकता है या फिर उसका पुनर्चक्रण कर सकता है, ठीक है। जैसे पुराने कपड़े के बदले यहाँ बर्तन महिला ले रही है, ठीक है, तो बर्तन कुछ दिन यूज करेगी, बर्तन अगर टूट फूट जाएगा तो फिर से उसको बेच देगी और फिर से कोई नया सामान ले लेंगी, रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले दिए गए चित्र में वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ तरीके दर्शाए गए हैं। क्या आपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रयोग का अवलोकन किया है? इस प्रक्रिया में लोगों को किस प्रकार के अनुभव होते हैं, ठीक है, विचार कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के मूलभूत कार्य क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु है, समझते हैं। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे विनिमय की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और संख्या बढ़ने लगी और वस्तु विनिमय सुदूर क्षेत्रों तक होने लगा, यह स्पष्ट हो गया कि अब एक अलग प्रणाली की आवश्यकता है। एक सामान्य विनिमय माध्यम ही व्यापार को आसान बनाएगा, ठीक है, सामान्य जैसे वस्तुओं का ले जाना आसान हो। और इसी कारण मुद्रा क्या है, अस्तित्व में। भाई बहुत सारे गेहूँ, ठीक है, हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले ले जा सकते हैं, लेकिन मान लो कि हम जम्मू कश्मीर में हैं तो हम कन्याकुमारी थोड़ी ले जा सकते हैं इतनी दूर तक, या हम किसी अदर देश थोड़ी उतना सामान भेज सकते हैं हमेशा के लिए। तो इसीलिए मुद्रा अस्तित्व में आई। जैसे जैसे अधिक से अधिक व्यक्ति इसे वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन में प्रयोग करने लगे, यह भुगतान की एक स्वीकृति विधि बन गई, ठीक है, जैसे पैसा है। जैसे कि हमें किसान की कहानी में देखा कि वह गेहूं का संग्रहण अधिक समय तक नहीं कर सका, क्योंकि या तो गेहूं क्या है, सड़ जाते या चूहे खा जाते। अगर किसान गेहूं की जगह मुद्रा माध्यम से विनिमय करता तो वह मुद्रा को अधिक लंबे समय तक रख पाता, जैसे कि आज हम लोग रखते हैं, और आगे भी उसे क्रय कर पाता, ठीक है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के संग्रहण यानी स्टोर ऑफ वैल्यू का कार्य करता है। मुद्रा जो है मूल्य के संग्रहण का क्या है, कार्य करता है। जैसे 10,000 रुपये हमने रखा हुआ है तो 10,000 रुपये के मूल्य का हम कोई सामान खरीद सकते हैं, जिसके बाद में प्रयोग किया जा सकता है ना, रोचक, ठीक है। मुद्रा एक सामान्य अंकित मूल्य के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। जैसे किसी सिक्के पे क्या है 10 रुपये लिख दिया गया तो 10 रुपये की जो भी वस्तु होगी इस सिक्के से प्राप्त की जा सकती है, जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है और उनके मूल्य की तुलना करना संभव होता है। उदाहरण के लिए आपके माता पिता दुकानदार से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। यह मुद्रा दुकानदार द्वारा उसके श्रमिकों को वेतन देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। श्रमिक इसी के माध्यम से अपनी प्रतिदिन की क्या है आवश्यकताओं, आवश्यक वस्तुएं एवं अन्य वस्तुएं खरीदते हैं और अपने बच्चों के लिए फीस भरते हैं, जो वेतन उन्हें दुकानदार से मिलता है श्रमिकों को, ठीक है। आगे देखते हैं। दुकानदार यहाँ श्रमिक है, ठीक है, दुकान पर हम कुछ खरीदने गए, मिठाई वगैरह, जो भी श्रमिक है, मालिक उसको पैसे दे रहा, बॉस उसका। फिर ये श्रमिक क्या करता है, अपने बच्चे की फीस भरता है। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक पुस्तक खरीदनी है, आपकी जेब में क्या है 50 रुपया है। आप अपने पड़ोस की पुस्तक की दुकान पर जाते हैं और वहाँ दुकानदार आपको पुस्तक की कीमत 100 रुपये बताता है, ठीक है, आपके पास क्या 50 रुपये है। आपके पास आज पुस्तक खरीदने के क्या विकल्प हैं?
क्या आप दुकानदार को शेष जो भुगतान है यानी जो बाकी पैसे हैं बाद में करने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे कि हमारे पास 50 रुपये है, 50 रुपये मैं कल ला करके दे दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं। अतः मुद्रा को भविष्य में भुगतान करने के माध्यम के रूप में भी स्वीकारा गया है। ठीक है, यहाँ भविष्य की बात होगी, कल हम दे देंगे 50 रुपये, जिससे यह अस्थगित भुगतान का एक मानक बन गया, यानी स्थिर मानक बन गया कि हाँ ये जो 50 का नोट है केवल आज ही थोड़ी चलेगा, अगले दिन भी चलेगा, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन। तो इस तरीके से क्या है, भविष्य में भी भुगतान का एक माध्यम है ये। अब एक शब्द है सिक्के ढालना यानी मीटिंग। क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सिक्कों का उत्पादन किया जाता है। सिक्के ढालने यानी मिंट का संदर्भ उस विनिर्माण सुविधा से है जिसके द्वारा सिक्कों का उत्पादन किया जाता है और जिनका प्रयोग राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का। ठीक है, तो इसकी ढलाई होती है, फिर यह मार्केट में आता है। अब हम देखते हैं मुद्रा की यात्रा, समझते हैं कि मुद्रा की यात्रा कैसे है। चित्र 11.10 में दी गई समय रेखा को देखिए, आपने मुद्रा में क्या क्या बदलाव देखें। चित्र 11.10 देख लेते हैं, यह है चित्र 11.10। अब देखते हैं वस्तु विनिमय वस्तुओं के माध्यम से। ठीक है, 6000 BC, 1000 से 600 BC के मध्य। ठीक है, ये सब चलता था। कौड़ी, ये समुद्र में पाई जाती है, कौड़ी बोलते हैं इसको। धातु सिक्के लोहे, चांदी, सोने व तांबे के। ये आज का 5 का सिक्का। उसके बाद क्या है आया, सरकारी मुद्रा आया ये। और उसके बाद आया डिजिटल मुद्रा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, कार्ड के माध्यम से। अब क्या है, अब आ गया UPI। ठीक है, 2016 से। 1980 से क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गया। और 1861 से कागजी मुद्रा। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती गई। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए हैं और अब हम QR कोड पर भी आ गए हैं। ठीक है, यानी UPI। आगे देखते हैं। तो देख लिया हमने कि किस समय से मुद्रा का बदलाव, 6000 से कब तक, वर्तमान तक। आगे समझते हैं सिक्का प्रणाली, यह क्या है जान लेते हैं। जैसा कि आप समय रेखा देख सकते हैं, सिक्के मुद्रा के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। ठीक है, सिक्के, राजा महाराजा भी क्या सिक्के चलाए थे। उस समय के शासक सिक्के जारी करते थे जो नागरिकों के द्वारा अपने राज्य में लेन देन में प्रयोग में लाए जाते थे। इस प्रकार विभिन्न साम्राज्यों की क्या है, अपनी सिक्का प्रणाली होती थी। सिक्के ढालना एवं सिक्के जारी करना पूर्णतः शासकों द्वारा क्या नियंत्रित था। समय के साथ शक्तिशाली शासकों के सिक्के उनके अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी क्या है स्वीकृत होने लगे। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में कोई सिक्का चला, फिर वो MP में भी
चलने लगा। वहाँ भी स्वीकृत किया कि उत्तर प्रदेश का सिक्का यहाँ भी चलेगा, ठीक है, और यहाँ का सिक्का यहाँ भी चलेगा। तो इस तरीके से आगे स्वीकृत होने लगे। इससे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में क्या है, व्यापार सुगम हुआ। सिक्के महंगी धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा अथवा मिश्र धातु से बनाए जाते थे। उन्हें करसापड़ या पण कहा जाता था। उन पर चिन्ह अंकित होता था जिसे रूपा कहा जाता था। मिश्र धातु समझ लेते हैं क्या है। मिश्र धातु ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातु तत्वों के मिश्रण से बनती है या सिक्के को क्या है, सशक्त बनाती है, यानी कठोर बनाती है। क्या यह वर्तमान भारत में मुद्रा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द से मिलता जुलता है? रूपा। अभी हम क्या है, रुपया कहते हैं। आगे देखते हैं। क्या यह रोचक नहीं है कि पण शब्द के लिए आज भी तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में पण और कन्नड़ में हड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले पण कहा जाता, तो अभी भी इन भाषाओं में क्या, पण, और कन्नड़ में इसी को हड़ कहा जाता है। चांदी और तांबे की मिश्र धातु से सिक्के ढाले जाते थे। वर्तमान में हम जिन सिक्कों का क्या है, प्रयोग करते हैं, वे भी अधिकतर लोहे की मिश्र धातु से क्या है, बने होते हैं। इसमें अन्य पदार्थ जैसे क्रोमियम, सिलिकॉन और कार्बन का सटीक अनुपात होता है, ठीक है, जो वर्तमान के भी सिक्के हैं। आपको मिश्र धातु के बारे में अधिक जानकारी क्या है, विज्ञान विषय में हम के अध्याय में हम देखेंगे, ठीक है। मिश्र धातु के बारे में यहाँ हमने केवल सिक्के के लिए यूज होते मिश्र धातु को देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में सिक्कों के दो पहलुओं, सिक्के के शीर्ष और पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और आकृतियां उकेरी जाती थीं। इनमें प्राकृतिक आकृतियां जैसे जानवर, वृक्ष, पहाड़ और उस समय के क्या है, राजा रानी और देवी देवताओं की क्या है, छवियां सम्मिलित होती थी। वर्तमान में क्या है, एक तरफ एक लिखा रहता है, ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे धान के या गेहूं के बाल बने होते हैं, अशोक चिन्ह बना होता है, ठीक है। तो पहले क्या है, जानवर, वृक्ष, पहाड़ और उस समय के राजा रानी या देवी देवताओं की छवियां सम्मिलित होती थीं। उदाहरण के लिए चालुक्य राजवंश के सिक्कों में एक तरफ वाराह की प्रतिमा यानी विष्णु का अवतार ये, और दूसरी तरफ सजाया या त्रिस्तरीय छत्र अंकित होता था, ये कुछ, ठीक है, त्रिस्तरीय छत्र अंकित है, ठीक है। एक तरफ वाराह मतलब एक ही सिक्का है लेकिन इसके दोनों पहलुओं पर कल्याण के चालुक्य सिक्का प्रणाली में वाराह एवं राजसी छत्र, ये, ठीक है, चालुक्य राजवंश का सिक्का है। आगे देखते हैं। चांदी के सिक्के पर दर्शाया गया चोल राज चिन्ह का प्रतीक बाघ, ठीक है, ये चांदी का सिक्का है। शीर्ष सिक्के या मेडल का वह भाग जिस पर शीर्ष या मुख्य डिजाइन अंकित होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चित्र 11.12 में दर्शाए गए सिक्के तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टाई में उत्खनन के समय मिले। उनमें शीर्ष पर रोमन राजाओं की आकृति उकेरी हुई है। इस तरह की जानकारियों के द्वारा क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सिक्के मिले तमिलनाडु से, ग्रीक स्वर्ण सिक्के हैं यानी रोमन राजाओं के सिक्के हैं।
सिक्कों के प्रयोग से भारत को विश्व में समुद्री व्यापार बढ़ाने में सहायता मिली। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में ये सिक्के मिले, या दक्षिण भारत की विश्व के अन्य भागों से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों को क्या है, दर्शाता है। यानी वहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। इस जानकारी से विद्वान यह निष्कर्ष निकालते कि उस समय व्यापार भारत के पक्ष में था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 आना रुपए के 1/16वें भाग के बराबर। ठीक है, 1947 में 1 आने में 1 दर्जन केले खरीदे जा सकते थे पुराने टाइम में। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था तब क्या है, 1 आने में खरीदे जा सकते थे। 1/2 आना 1918 में ये है, 1/2 आना, 1/4 आना 1943 में, और 1 पैसा ये है। ठीक है, 1945। 1 पैसा मिल करके 100 पैसा हुए, और 100 पैसा मिल करके 1 रुपया हुआ। ठीक है, वर्तमान में हम देखते हैं कि विभिन्न अंकित मूल्यों के लिए अलग अलग आकार के सिक्के हैं, और प्रत्येक सिक्के पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। देश के महत्वपूर्ण आयोजनों के उपलक्ष्य में विशेष स्मृति चिन्ह के रूप में सिक्के भी ढाले जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी पर किसी महापुरुष का चित्र बना रहता है, जब विशेष याद में उनके बनाए जाते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य, एक शब्द समझ लेते हैं क्या है अंकित मूल्य। वह इकाई जिसमें सिक्कों एवं कागजी नोटों को वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय करेंसी पर अंकित मूल्यों में 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्के और 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 और 500 के कागजी नोट को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ 50 पैसा तो चलता नहीं है, अब चलता है ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, अभी जल्दी ही 2008 के बाद क्या है, 2014 के बाद 200 का नोट आया है। पहले 100 का ही था और 1000 का भी था। अभी क्या है, 1000 का नोट नहीं है, 2000 का नोट भी बना। ठीक है, तो समय समय पर चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। तो आपने देख लिया ना, 1/2 आना, 1/4 आना। पुराने समय में लोग यही सब चलाते थे, दादी दादा, नानी नाना लोग। उनके पास इस तरीके के सिक्के मौजूद भी होंगे। वर्तमान में ये सिक्के अभी के टाइम में चलते हैं। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में रुपए चिन्ह को स्वीकृति दी। या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। या चिन्ह देवनागरी लिपि के रा और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। ठीक है, ये जिसके ऊपर 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं, ये दोनों जो क्षैतिज रेखाएं हैं राष्ट्र ध्वज का क्या है, प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, ये जो इसके ऊपर 2 क्षैतिज रेखाएं हैं, दिख रहा है आपको साफ साफ। ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया है। तो ये क्या है, राष्ट्र ध्वज का क्या है, प्रतिनिधित्व करती हैं, और बराबर चिन्ह का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, ये दोनों। वर्तमान सिक्का प्रणाली 2021 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रतीकात्मक सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, तो समय समय पर इस तरीके के सिक्के प्रतीकात्मक रूप में जारी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप अपने आपको 5-5 विद्यार्थी, ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई कि वस्तु विनिमय प्रणाली में गैर धातु मुद्रा का प्रयोग होता था। सिक्का प्रणाली में
धातु मुद्रा के प्रयोग ने कालांतर में मुद्रा के अन्य रूपों के विकास को क्या है, का मार्ग क्या है, प्रशस्त किया। तो हमने समझ ही लिया है, ठीक है। पहले क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली में गैर यानी बार्टर सिस्टम में गैर धातु मुद्रा का प्रयोग, सब यानी वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद सिक्के प्रणाली में यानी धातु मुद्रा का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं, आपके विचार में क्या हुआ होगा जब सिक्कों का प्रयोग हर प्रकार के लेन देन के लिए शुरू हुआ होगा, चाहे वह सब्जियों या जमीन खरीदना हो। ऐसी क्या समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी, ठीक है, बताइए। शब्द कागजी मुद्रा के बारे में समझते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में क्या है, सिक्के ले जाना कठिन होता होगा, ठीक है। सिक्के का जब हम प्रयोग करेंगे, अब मुझे वही 50,000 रुपये ले जाना है, तो सिक्के हमारे पास 50,000 तो वही है, गेहूँ जैसे ऐसे क्या वजनी हो जाएंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में फिर क्या है, परेशानी होगी। सिक्कों को संग्रहित करना भी एक समस्या बन गई होगी, ठीक है। कागजी मुद्रा के प्रयोग में आने से अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज समाप्त हो गई, क्योंकि सिक्के भाई आसानी से, बहुत सारा सिक्का तो हम नहीं ले जा सकते, 5 लाख ले जाना तो 5 लाख सिक्के नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद क्या है, कागज का प्रयोग, कागजी मुद्रा का प्रयोग संभव हुआ होगा, ठीक है। कागजी मुद्रा के प्रयोग में आने के अन्य उपयुक्त विकल्पों की खोज समाप्त हो गई। कागजी मुद्रा या करेंसी पहली बार क्या है, कहाँ प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिएगा, चीन में। कागजी मुद्रा का या करेंसी पहली बार कहाँ, चीन में प्रयोग हुई, और भारत में इसे 18वीं शताब्दी के अंत में क्या है, प्रयोग लाया गया। अभी हमने ऊपर देखा है कि भारत में समय वाले खंड में, ठीक है, कि कब से कागज मुद्रा प्रयोग में लाया गया। पहले सिक्का था, उसके पहले बार्टर सिस्टम था। चित्र 11.15 में बैंक ऑफ बंगाल का एक मुखी नोट बाएं और बैंक ऑफ बॉम्बे का 10 रुपये का नोट दाहिने, ठीक है। ये बॉम्बे का 10 रुपये का नोट है, ठीक है, ये बैंक ऑफ बंगाल का। सिक्कों का प्रयोग सामान्यतः छोटे मूल्यों के लिए, जबकि कागजी मुद्रा का प्रयोग बड़े मूल्य के लेन देन हेतु किया जाता है, ठीक है। अब 10-5 रुपये का खर्च हो तो हम सिक्का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि 5 रुपये के भी नोट चलते थे और 10 के भी चलते हैं, लेकिन अगर 1-2 रुपये, पहले 1 के भी नोट चलते थे, अब तो नहीं छपता है। तो अभी हमें क्या है, 1 रुपये का कोई सामान खरीदना हो या 2 रुपये का कोई सामान खरीदना, तो हम क्या सिक्का ले जाते हैं। लेकिन हमें कोई कार खरीदना हो या कोई और बड़ी चीज़ खरीदनी है, तो हम क्या है, अधिक पैसे ले जाते हैं, तो वह ज़्यादातर मुद्रा, कागजी मुद्रा में होते हैं, जैसे 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे, तो एक बंडल में होते हैं। आगे देखते हैं, आजकल जो मुद्रा आप अधिकतर देखते हैं इस प्रकार की है, ठीक है। अभी ये चल रहा 50 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, आगे कुछ इस तरीके, पीछे कुछ इस तरीके, ठीक है। गांधी जी बने हुए हैं इधर। चित्र 16 वर्तमान कागजी मुद्रा, यहाँ 200 और 500 का नोट नहीं दर्शाया गया है। जिन्होंने 200 और 500 का नोट नहीं देखा वो देख लेंगे, और 20 रुपये का नोट। आइए पता लगाएं, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों को देखिए। क्या आप नोटों के पृष्ठभाग पर दर्शाई गई भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित आकृतियों को पहचान पा रहे हैं? इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये जो आकृति है, ये हम्पी है, ठीक है, और ये रानी की वाव। आगे देखते हैं, सारे नोटों पे चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से चित्र बने हैं। इस अध्याय में हमने पहले पढ़ा कि प्राचीन काल में सिक्के शासकों द्वारा क्या है, जारी किए जाते थे। वर्तमान में भारत में हमारे पास क्या है, एक केंद्रीय प्राधिकरण है, ठीक है।
सेंट्रल एजेंसी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI कहा जाता है, या मुद्रा जारी करने को नियंत्रित करता है। ठीक है, मुद्रा RBI ही जारी कर सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा किसी अन्य के लिए मुद्रा जारी करना वैधानिक नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई मुद्रा क्या है, जारी नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं मुद्रा के नए रूप। तो हमने समझा कि भारतीय मुद्रा कौन जारी कर सकता है, सिक्के के बाद कागज़ के नोटों की क्यों आवश्यकता हुई, हमने इस चीज़ को समझा। ठीक है, वो बार्टर सिस्टम क्या था, हमने उसे समझा, कैसे वो परिवर्तित हुआ, कैसे अभी भी कहीं कहीं प्रचलित है। ठीक है, मेले वगैरह में असम और मेघालय, वहाँ हमने देखा कि बार्टर सिस्टम अभी भी प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा के नए रूप देखते हैं। समय के साथ साथ तकनीकी प्रगति के कारण वर्तमान में मुद्रा के अन्य रूपों का प्रयोग होने लगा। इनमें से कुछ समझते हैं। कृष्णप्पा एक ठेले पर मौसमी फल बेचते हैं। कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, अपने ठेले पर रंग बिरंगी फलों को साफ सुथरे ढंग से सजाने के साथ साथ वह एक छोटा सा कार्ड रखते थे जिसमें QR कोड होता है। उनके ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करते हैं और क्रय के लिए डिजिटल भुगतान करते हैं, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। हम लोग ज़्यादातर डिजिटली पेमेंट करते हैं। फिर यह भुगतान सीधे कृष्णप्पा के बैंक खाते में क्या है, चला जाता है। जब हम QR कोड को स्कैन करते हैं और फिर पेमेंट के लिए अपना पासवर्ड डालते हैं, तो उसके बाद जब पासवर्ड डालने के बाद हम डन करते हैं, तो वो क्या है, वो जो अमाउंट है, जैसे हमने 100 रुपये फीड करा, तो 100 रुपये क्या है, जिस भी दुकानदार से हम सामान लेते हैं उसके खाते में चला जाता है, बैंक खाते में। मुद्रा के मूर्त रूपों जैसे सिक्के और कागजी नोटों के अलावा मुद्रा ने ऐसे अमूर्त, ठीक है, ये तो मूर्त रूप था जिसे हम देख सकते थे, छू सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, अमूर्त रूप ले लिया जब हम QR से। तो यहाँ क्या, हमारे पास पैसा तो नहीं है हाथ में कि 100 रुपये का नोट है या सिक्के हैं 10 रुपये 20 रुपये के। यहाँ क्या है, अमूर्त रूप में है, यानी हम केवल डिजिटली माध्यम से हम उस चीज़ को फीड करेंगे, वो हमारे बैंक अकाउंट से कट करके उनके अकाउंट में चला जाएगा। जिसे हम ना छू सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं, इसे डिजिटल मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। तो आपने समझ लिया डिजिटल मुद्रा क्या है। क्या आपने अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों को सिक्कों और नोटों का प्रयोग किए बिना भुगतान करते या भुगतान प्राप्त करते हुए देखा है? भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का भी लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली मुद्रा को सीधे एक व्यक्ति के बैंक खाते से क्या है, दूसरे के खाते में स्थानांतरित करती है 1 सेकंड के से भी कम समय में, यानी समय भी नहीं लगता है, बैंक नहीं जाना पड़ता हमें दूसरे के अकाउंट में जमा करने के लिए, हमें ऐसे बैंक में नहीं जाना पड़ता, हम क्या 1 सेकंड में डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। ये QR रखा हुआ है, ठीक है, स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, बहुत आसान हो गया है। पहले क्या था कि हमने देखा कि सामान लेकर के जाते थे, अभी कहानी में पढ़ा कि बैल है उसको बेचा तो फिर गेहूँ प्राप्त किया, फिर गेहूँ दर दर भटके, तो बड़ा समय लग जाता था जो भी खरीदारी हमको करनी होती थी। अब क्या, हमने सीधे दुकान पर गए और QR स्कैन किया और अपनी वस्तुएं प्राप्त की और इनको पेमेंट दे दिया बिना, अब हम क्या है, सिक्के भी नहीं गिन रहे जेब से निकाल करके, ना हम नोट गिन रहे हैं, हमने सीधा QR से स्कैन किया और दे दिया पैसा उनके अकाउंट में। QR देख लेते हैं क्या है। QR या क्विक रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, यह काले और सफ़ेद वर्गों का संग्रह है जो स्मार्टफोन और QR कोड स्कैनर जैसे उपकरणों द्वारा क्या है, पढ़ा जा सकता है। इसमें प्राप्तकर्ता के बैंक खाते के बारे में क्या है, जानकारी होती और ये मैट्रिक लेन देन में क्या है, प्रयोग किया जाता है, मौद्रिक लेन देन में क्या है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो हमने समझ लिया कि अब हम क्या है, बार्टर सिस्टम से हम कहाँ आ गए हैं, डिजिटल भुगतान पर आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, कि मुद्रा या विनिमय प्रणाली कैसे होती थी और कहाँ तक पहुँची है। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। मुद्रा के अस्तित्व में आने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या है, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के विकास को क्या है, प्रेरित किया। ठीक है, क्योंकि हम अधिक से वस्तु इधर से उधर नहीं ले जा सकते थे, तो उसी ने हमें प्रेरित किया मुद्रा के लिए, कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि हमारे पास भार कम हो, जैसे गेहूं हमें खरीदना है तो हम कुछ पैसे ले जाएं और हम गेहूं लेकर के आए, उसके बदले हम कोई सामान ना लेकर के जाएं। तो इसी ने हमें क्या, मुद्रा के लिए, विकास के लिए प्रेरित किया। आगे देखते हैं, समय के साथ साथ मुद्रा के अन्य रूप विकसित हुए, जैसे कवच, सिक्के, कागजी मुद्रा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। अभी हम डिजिटल मुद्रा पे आ गए हैं। यह विकास निरंतर क्या है, चल रहा है, क्योंकि हम भुगतान करने और प्राप्त करने के नए और आसान तरीके सृजित कर रहे हैं, जिसे चित्र में दिखाएगा, और QR कोड भी सम्मिलित है। तो यह सब उनमें इस अध्याय में जाना। ठीक है, प्रश्न क्रियाकलाप देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे कार्य करती है और इस प्रणाली में किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग विनिमय हेतु किया जाता था। ठीक है, तो हमने देखा ही गेहूं और बैल। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। हल्दी के बदले देखा मछली प्राप्त करते हुए, चावल के बदले आटा प्राप्त करते, तो इस तरीके से होता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या सीमाएं थी, आपने देखा, बताइए कमेंट सेक्शन में इसकी क्या सीमाएं थी। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो विशेषताओं के भी बारे में हमने देख लिया कि प्राचीन भारतीय सिक्कों पे क्या है, दोनों तरफ क्या है, कोई विशेष चीज क्या है, बनी रहती थी। और भी चीजें, और भी विशेषताएं आप बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, समय के साथ साथ मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कैसे परिवर्तित हुई। लिखने का अभ्यास जरूर से जरूर करिए इस प्रश्न पर। समय के साथ मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कैसे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन से कदम उठाए गए होंगे जिन्हें भारतीय सिक्के विभिन्न देशों में विनिमय का माध्यम बन सके। विचार कीजिए आप। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI कि कागजी मुद्रा को छापने व वितरण करने का एकमात्र वैधानिक स्रोत है। नोटों की अवैध छपाई और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सुरक्षा कदम उठाए हैं। पता लगे कि ऐसे कुछ उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, विचार कीजिए आप इस पर, कौन कौन से उपाय RBI अपनाती है, और ये आप कर ही लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर जरूर लिखने का अभ्यास करिए। जो भी अभ्यर्थी शुरुआती दौर में हैं सिविल सेवा की परीक्षा में, जरूर से ज़रूर लिखने का अभ्यास करें। और चैनल को क्या है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। आपको वहाँ तमाम तरीके के PDF जो हैं अन्य विषयों पर, वो भी समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। तो साथियों, आज यही अध्याय समाप्त करते हैं। अगले नए अध्याय में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।